So it will be 30 second lecture, 30 second lecture on literary term. ये जो है 32वां लेक्चर होगा लिटरेरी टर्म पर। एंड यू विल कम टू नो कि आज की क्लास में लिटरेरी टर्म्स में जो हम बात करेंगे वो आपका एपीथैलेमियन जो टर्म है उसको लेकर ए से में खासकर टीजीटी पीजीटी में एसे से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एसे में वी विल टॉक अबाउट फॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे, आर्टिकल, पीरियोडिकल एसे, सम जर्नल्स उसको भी लेकर के हम बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने एक पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, शेयरिंग विद यू दैट फाइल एंड आफ्टर शेयरिंग आई विल एक्सप्लेन इट। I think it's visible. If it's visible, let me know. Then I will start. Yes, sir. Okay, that's good. That's good. Here you will get some important questions. I am explaining term, but the sheet which is before you, या sheet which I have shared, इसमें जो है कुछ important poems हैं, उनके poets का नाम है. So if I put it in circle, you have to note down and you always remember that those points are highly significant which I put it in circle. So the first word is एपीथैलेमियन। आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है जो डिस्कस करना है दैट इज एपीथैलेमियन। एपीथैलेमियन आर इन द लैटिन, जो एपीथैलेमियन है उसी को लैटिन में एपीथैलेमियम कहा जाता है, MIUM, लैटिन में, आर इन लैटिन। सो एपीथैलेमियन का जो लैटिन शब्द है उसको क्या कहा जाता है, एपीथैलेमियम। एक चीज आपको, ये क्या है, इज अ पोयम। एपीथैलेमियम एक तरह का पोयम है रिटेन टू सेलिब्रेट अ मैरिज। एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक ऐसी पोयम है, एक ऐसी पोयम एपीथैलेमियम होता है जिसमें किसी भी मैरिज को या मैरिज के अवसर पर या जो है आप विवाह गीत अगर कहा जाए, किसी विवाह के अवसर पर जो गीत गाई जाती है उस गीत को क्या कहा जाता है, एपीथैलेमियन। एपीथैलेमियम लैटिन में। कुल मिलाकर के ओवरऑल एपीथैलेमियन आर इन द लैटिन एपीथैलेमियम इज अ पोयम, या एक तरह का कविता होती है रिटेन टू सेलिब्रेट अ मैरिज, जिसमें किसी मैरिज को, किसी शादी के को लेकर के उसमें उसको लेकर के क्या किया जाता है, वो गीत लिखा जाता है, गाया जाता है। कुल मिला के उसका जो थीम होता है वो क्या होता है, मैरिज सॉन्ग होता है। किसी शादी के अवसर पर या किसी की शादी हो रही है उसके ऊपर जो गीत लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको हम लोग एपीथैलेमियन या एपीथैलेमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने यहाँ एक वर्ड है सेहरा गीत। अगर आपने देखा होगा कादर खान ने भी गाया था कि दूल्हे का सेहरा सुहाना या I have started class. You all have only to attend carefully. After completing the topic, I will give you time to discuss. Yeah, to ask question. Yeah, whatever your queries you have, I will uh, just come with the answer. So I am telling you epithalamion are in the Latin from epithalamium. It's a poem written to celebrate a marriage. Number one point. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वाज टेलिंग यू कि कादर खान ने जो गाना गाया दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दैट इज एपीथैलेमियन, वो भी एक मैरिज सॉन्ग है जो है। तो इस तरह की चीजें रही है। नाउ यू फाइंड एमंग इट्स क्लासिकल प्रैक्टिशनर्स वर द ग्रीक्स सैफो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसके सबसे पहले प्रैक्टिशनर कौन से थे, ग्रीक्स सैफो एंड थियोक्रिटस। Greeks Sappho and Theocritus. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रीक के जो सैफो थे, ग्रीक के जो थियोक्रिटस थे, एंड द रोमन्स ओविड एंड कैटुलस। रोम के ओविड और कैटुलस,
इन लोगों ने भी सेहरा गीत लिखा है या ऐसे गीत को लिखा है जो किसी की शादी के अवसर पर गाया जाता था। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसके जो प्रैक्टिशनर थे, जो क्लासिकल प्रैक्टिशनर थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जिन्होंने एक इसको आइडियल शेप दिया, उनमें से जो लोग थे वो कौन कौन से लोग रहे? ग्रीक के सैफो एंड थियोक्रिटस, रोमन्स के ओविड एंड कैटुलस। द टर्म इन ग्रीक मीन्स एट द ब्राइडल चैम्बर, ये चीज पूछा जा चुका है। एपिथैलेमियन का मतलब ग्रीक में क्या होता है? ग्रीक में उसका मतलब है एट द ब्राइडल चैम्बर, एट द ब्राइडल चैम्बर। सो यू फाइंड, if you go with the word epithalamion, then in Greek it means at the bridal chamber, at the bridal chamber. And in Latin it is known as epithalamium. And what does it mean? Celebrate, to celebrate a marriage या अ मैरिज सॉन्ग। इसके जो क्लासिकल प्रैक्टिशनर्स थे, ग्रीक्स में सैफो नाम के आदमी, थियोक्रिटस नाम के आदमी, रोमन्स में ओविड और कैटुलस नाम के आदमी। और ग्रीक में जो इसका मतलब है एट द ब्राइडल चैम्बर। Since the verses were originally written to be sung outside the bedroom of a newly married couple, कह रहे हैं कि जब से इस तरह का कविता लिखा गया तो ओरिजिनली ये क्या होता था? यह गीत उस समय गाया जाता था कब? आउटसाइड द बेडरूम ऑफ अ न्यूली मैरिड कपल। जो न्यूली मैरिड कपल होता था उसका अपना जो कमरा होता था, उस कमरे के बाहर हो सकता था जब न्यूली मैरिड कपल एंट्री कर रहा हो अपने कमरे में, तो उस समय यह गीत जो है क्या होता था? यह गीत गाया जाता था। टू बी संग आउटसाइड द बेडरूम ऑफ अ न्यूली मैरिड कपल, द फार्म फ्लारिश्ड एमंग द नियो लैटिन पोएट्स। करे यह जो फार्म है फ्लारिश हुआ, जो नियो लैटिन पोएट्स थे, जो नए लैटिन पोएट्स थे, जिसमें रिनेशा वाले भी, हु एस्टैब्लिश द मॉडल दैट वाज फॉलोड बाय राइटर्स इन द यूरोपियन वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। सर फिलिप सिडनी रोट, इंग्लिश में सबसे पहला इस तरह का पोयम सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। Sir Philip Sidney wrote the first English instance in about 1580 and 15 years later एडमंड स्पेंसर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पीजीटी में। एडमंड स्पेंसर ने क्या किया था? एपिथैलेमियन नाम से एक पोयम लिखा हुआ था और अपनी खुद की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए। तो एडमंड स्पेंसर जो कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर थे, जो पोएट्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं, और पोएट्स पोएट का टाइटल उनको चार्ल्स लैम्ब ने दिया हुआ है, जो कि एडमंड स्पेंसर आप कह सकते हैं कि एक ऐसे पोएट जिन्होंने सो मेनी पोएम्स लिखा, उसमें फेरी क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उसी पोएट ने एक पोयम लिखा जिसका नाम एपिथैलेमियन है। और जैसा ऑलरेडी आई एक्सप्लेन कि एपिथैलेमियन का मतलब होता है मैरिज सॉन्ग। इसमें उन्होंने खुद अपनी मैरिज के को सेलिब्रेट करने के लिए वो लिखा। और उनकी जो शादी हुई थी, उनकी दुल्हन का नाम था एलिजाबेथ बॉयल, जो उनकी बिलव्ड भी थी और उनकी बाद में दुल्हन भी बनी, उसका नाम था एलिजाबेथ बॉयल। और जो ये पोएट है किस एज के हैं? एलिजाबेथन एज के हैं। एलिजाबेथन एज की जो डेट है 1558 से 1603। ये सब दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू, और ये सब आप उससे वाकिफ भी हैं। बट आई एम रिकॉलिंग बिकॉज दीज थिंग्स आर स्टोर्ड इन योर मेमोरी। आई एम रिकॉलिंग योर मेमोरी, मैं आपकी मेमोरी को रिकॉल केवल कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। तो यू फाइंड हियर व्हाट, एंड 15 ईयर लेटर, 50 साल के बाद एडमंड स्पेंसर ने क्या किया था? लिखा एपिथैलेमियन, अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज ओन मैरिज दैट ही composed as a wedding gift to his bride। बाद में जॉन डन ने इसको लिखा है, बेन जॉनसन ने लिखा है, रॉबर्ट हेरिक ने लिखा हुआ है, एंड मेनी अदर रिनेशा पोएट्स कंपोज्ड वेडिंग पोएम्स दैट वर solemn और ribald, जो काफी सीरियस था अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड ऑडियंस एंड द पोएट्स ओन टेम्परामेंट।
सर जॉन सक्लिंग नाम के एक पोएट है जिन्होंने लिखा अ वेडिंग। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि सर जॉन सकलिंग नाम की एक पोएट है जिन्होंने अ बैलाड अपॉन अ वेडिंग लिखा। इज अ गुड ह्यूमर पैरोडी ऑफ दिस अपर क्लास पोएटिक फॉर्म। यह एक तरह का पैरोडी है, एपिथैलेमियन का पैरोडी। पैरोडी क्या होता है? वो एक तरह का नकल होती है, उसका डुप्लीकेट तैयार किया जाता है। इज अ गुड ह्यूमर पैरोडी ऑफ दिस अपर क्लास पोएटिक फॉर्म विच ही अप्लाइज टू अ लोअर क्लास वेडिंग। और उन्होंने उस सब्जेक्ट को लोअर क्लास वेडिंग में अप्लाई किया है। शेली कंपोज्ड, शेली पीवी शेली ने भी इस तरह का पोयम लिखा जिसका नाम एपिथैलेमियम है। टेनिशंस ने भी इन मेमोरियम में लिखा हुआ है, यद्यपि इन मेमोरियम में देखिए कि उसमें एलिजाइक नोट है, लेकिन कुछ हद तक उसमें ये जो है चीजें मैरिज सॉन्ग आपको नजर आएगा। टेनिशंस इन मेमोरियम आल्दो इट ओपन्स विद अ फ्यूनरल क्लोजेस विद एन एपिथैलेमियन। लेकिन कह रहे कि जो जो टेनिशन का पोयम है इन मेमोरियम, यद्यपि वो एक एलिजी से शुरू होता है, लेकिन जब आप लास्ट में जाएंगे तो उसका जो कंक्लूजन होता है, उसका जो एंडिंग होता है, वो एपिथैलेमिया नाम की पोयम से होता है। इसी तरह से ए ई हाउस मैन स्पोक इन द एंटीक इडियम ऑफ द ब्राइडल सॉन्ग ही इज हियर यूरेनियास सन। उन्होंने भी एक पोयम लिखा जिसका नाम था ही इज हियर यूरेनियास सन। और ये किसने लिखा? ए ई हाउस मैन ने। डब्ल्यू एच ऑर्डन ने भी लिखा था एपिथैलेमियन, जो 1939 में उन्होंने लिखा हुआ था। तो ये सारे नाम, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूँ कि आई हैव टेकन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एपिथैलेमियन इन टूडेज लेक्चर। एपिथैलेमियन एक तरह की पोयम होती है जो कि मैरिज सॉन्ग होता है, किसी की शादी पर गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको एपिथैलेमियन कहा जाता है। लैटिन में इसको एपिथैलेमियम कहा जाता है। यह एक मैरिज सॉन्ग होता है। इसकी जो शुरुआत किया गया, या इसको एक तरह से क्लासिकल प्रैक्टिशनर जो इसके थे वो ग्रीक्स में सैफो और थियोक्रिटस नाम के, रोमन्स में ओविड और कैटुलस नाम के थे। द टर्म जो था ग्रीक में, इसको एट द ब्राइडल चैम्बर कहा गया। ये चीज पूछा जा चुका है कि किसको ब्राइडल चैम्बर कहा जाता है, तो एट द ब्राइडल चैम्बर ये जो पॉइंट है ये उसको कहा गया था। Hello, sir. Anyone getting sir's voice? हेलो, सर वॉइस नहीं आ रही है। अब जा रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ओके Now. ओके अभी आई। ओके ओके, प्लीज म्यूट। सुजीत जी प्लीज म्यूट। सो यू आर गेटिंग हियर कि मैं बता रहा था एट द ब्राइडल चैम्बर जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चूंकि एट द ब्राइडल चैम्बर इट हैज बीन आस्क्ड कि ये किस पोयम को कहा जाता है, तो एपिथैलेमियन या जो भी है। इस पोयम की जो शुरुआत हुई थी, इसका एक ट्रेडिशन बना कि जो न्यूली मैरिड कपल होंगे उनका जो बेडरूम है उस पे, चाहे उस बेडरूम में एंट्री से पहले या कभी कभार ये देखा जाता है कि बारात जब रवाना होती है तब कुछ गीत पढ़ा जाता है। इस तरह की इंडियन कल्चर में तो बहुत सारा जो है ट्रेडिशन रहा है इसका। कोई चीजें अपने यहाँ तो पता चली एक हफ्ता पहले ही जो है तमाम गीत ढोलक ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड ये उसमें। तो इंडियन कल्चर का तो जान है अगर ये कहा जाए भी, कोई ऐसा नया चीज अपने यहाँ का नहीं है। सर फिलिप सिडनी का 1580 में उन्होंने इसको लिखा। उसके अलावा एडमंड स्पेंसर, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एडमंड स्पेंसर से ही पूछा जाएगा। उन्होंने एपिथैलेमिया लिखा, या खुद उन्होंने अपनी मैरिज सॉन्ग के लिए लिखा था। और इसमें उनकी जो वाइफ है उनका नाम एलिजाबेथ बॉयल था, जो उनकी बिलव्ड भी थी। और एलिजाबेथ बॉयल के ऊपर सर फिलिप सॉरी एलिजाबेथ बॉयल के ऊपर एडमंड स्पेंसर ने एक कलेक्शन ऑफ सोनेट भी कंपोज किया था जिसका नाम एमोरिटी है। उसमें उन्होंने 88 सोनेट लिखा हुआ था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उनके बाद
ये परंपरा काफी स्ट्रांग हुई। लेकिन जो एडमंड स्पेंसर है, ये जानना आपको जरूरी कि वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज का मतलब है 1558 से 1603। इन्होंने बहुत सारा पोयम लिखा, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फेरी क्वीन रहा है, शेफर्ड्स कैलेंडर रहा है, एमोरिटी कलेक्शन ऑफ सोनेट रहा है। और इसके अलावा उनका जो सोनेट था एस्ट्राफिल नाम का एलिजी उन्होंने लिखा। ये सब पूछा जा चुका है। एस्ट्राफिल नाम का एलिजी उन्होंने सर फिलिप सिडनी पर लिखा। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूँ कि जो चीजें पूछी जाती हैं, द थिंग विच यू नो, द थिंग विच इज इन योर माइंड, द थिंग विच आई ओनली ओनली नीड टू रिकॉल। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि केवल रिकॉल करने की आपको जरूरत है, उन चीजों को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्योंकि लेक्चर का मतलब ये नहीं कि द थिंग विच आई हैव शेयर्ड विद यू उतना ही मैं डिस्कस करूँ। आई शमीम इज नॉट अ मशीन, आप भी मशीन नहीं है। जहां तक दिमाग जाए, जितना फायदा हो सके वहां तक बात करना चाहिए। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि इनको पोयट्स पोयट कहा गया। पोयट्स पोयट कहने वाले जो लोग हैं वो चार्ल्स लैम्ब थे, काफी इंपॉर्टेंट पोयट्स थे। क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में इनको जिसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम ही सर फिलिप सिडनी था। और तमाम चीजें यू फाइंड इनके बारे में रहा है। इन्होंने जिस स्टैंजा का इजाद किया उसको स्पेंसरियन स्टैंजा कहा जाता है। 9 लाइन्स स्टैंजा था। दिस थिंग्स यू नो। उसके बाद आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ और भी पोएट्स आए थे जिसमें यू फाइंड की जो जॉर्डन है, बेन जॉनसन है, रॉबर्ट एरिक है। I have put these things in circle. So already I told you if I put anything in circle, that is very important. You have to note down. And when you take the PDF file of these notes, you can also put it there. Another point you find कि रॉबर्ट हेरिक, जॉन डन, बेन जॉनसन, सर जॉन सकलिंग, ये सब important poets हैं जिन्होंने इस तरह का पोयम लिखा। सर जॉन सकलिंग का अ बैलड अपॉन अ वेडिंग इज अ गुड ह्यूमर पैरोडी, यह पैरोडी है जो उन्होंने अपर क्लास पोएटिक फॉर्म से हटा करके लोअर क्लास पे की एपिक पर उन्होंने इसको अप्लाई किया हुआ, वेडिंग पे अप्लाई किया हुआ है। शेली ने भी क्या किया, एपिथैलेमियम लिखा। टेनिसन ने का इन मेमोरियम, शुरू में उसमें एलिजी ब्रेक 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 से शुरू होता है, लेकिन जो इन मेमोरियम पोयम है इसका जो क्लोजिंग है वो एपिथैलेमियन, कुछ उसका हिस्सा एपिथैलेमियन जैसा है। यही हाउसमैन ने लिखा एक पोयम, ही इज हियर यूरेनिया सॉन्ग सन। यूरेनिया सन, यूरेनिया एक गॉडेस है। डब्ल्यू एच ऑर्डन ने एपिथैलेमिया लिखा 1939 में। सो आई जस्ट टोल्ड यू कि एपिथैलेमियन क्या है और कैसे इसको समझा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एपिथेट, EPITHET। एपिथेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हेन आई टॉक अबाउट एपिथेट, तो इसमें क्या क्या चीजें समझना है। एक तो एपिथेट एक क्रिटिसिज्म का हिस्सा है। उसमें क्या करें, एज अ टर्म इन क्रिटिसिज्म एपिथेट डिनोट्स एन एडजेक्टिव। एपिथेट्स एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एपिथेट्स एक एडजेक्टिव फ्रेज है used to describe a distinctive quality of a person or thing। किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग का डिस्टिंक्टिव क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एपिथेट का यूज किया जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो एपिथेट है ये क्या है। एपिथेट इज अ, यू कैन से कि एडजेक्टिव फ्रेज and it is used to describe a distinctive quality of a person or thing। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का एक अद्वितीय क्वालिटी, उसकी एक अलग क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह का फ्रेज यूज किया जाता है। एन एग्जाम्पल, जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सिल्वर स्नार्लिंग ट्रम्पेट्स इन जॉन कीट्स द ईव ऑफ सेंट एग्निस। ये सिल्वर स्टार्लिंग ट्रम्पेट्स का यूज किया गया है, कहां पर यूज किया गया है, जॉन कीट्स की पोयम द ईव ऑफ सेंट एग्निस में। तो ये वर्ड, ये फ्रेज, आप ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो एक पर्सन या थिंग का एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया। किस में यूज किया गया, जॉन कीट्स पोयम द ईव ऑफ सेंट एग्निस में। The term is also applying to an identifying phrase that stands in a place of noun। Thus Alexander Pope's The Glittering Perfect, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर पोप ने द ग्लिटरिंग परफेक्ट का यूज किया है। किसके लिए यूज किया, सीजर्स के लिए। सीजर्स,
हमेशा प्लूरल होता है सीज, जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन करते हैं सीजर, या किसी से कहते हैं सीजर, लाइए सीजर नहीं, सीजर्स होता है। जो भी पेयर में होता है, जैसे मतलब एक अगर इंस्ट्रूमेंट है उसका दो हिस्सा है तो हमेशा प्लूरल, जैसे सीजर्स हो गया, टांग्स हो गया, टांग्स माने चिमटा, चिमटा का दो हिस्सा होता है। ऐसे ही आपका क्या है कि सीजर्स है, टांग्स है, पैड्स, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू Pants, रिमेम्बर। trousers, जो पेयर में होते ट्राउजर्स, या ट्राउजर्स हमेशा वो प्लूरल में, दो दे आर यूज्ड इन सिंगुलर, वो सिंगुलर आइटम होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन प्लूरल में जाएगा। सीजर नहीं कहना, सीजर्स कहना, मैथ्स मैथ नहीं कहना, मैथ्स कहना, इधर मैथमेटिक्स कहना है। अलेक्जेंडर पोप्स द ग्लिटरिंग परफेक्ट्स, जो अलेक्जेंडर पोप ने एडजेक्टिव फ्रेज का यूज किया है, दो इट रिफर्स टू नाउन, और नाउन किसके लिए, सीजर्स के लिए आया है, उसके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया। तो कभी कभार क्या होता है कि एपिथेट जो होता है, यह एक टर्म है क्रिटिसिज्म में, जो एक एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और थिंग। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सिल्वर स्टार्लिंग ट्रम्पेट्स का यूज किया गया, किसके द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा, द ईव ऑफ सेंट एग्निस में। उसके अलावा जो है द ग्लिटरिंग परफेक्ट्स का यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, सीजर्स के लिए, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर पोप का इन रेप ऑफ द लॉक में। अगर याद होगा कि उसी सीजर्स का यूज यूज करके जो है उनका वो काटा गया था, बिलिंडा का लॉक काटा काटा गया था, तो उसमें उसका यूज किया गया। तो दीज आर द वर्ड, आपको कुछ नहीं करना, इतना समझना कि एपिथेट एक टर्म है, या इट्स एन एडजेक्टिव फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब अ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ अ पर्सन आर, इतना आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दो बता दिया है कि हाँ ये चीजें। नाउ यू फाइंड की होमरिक एपिथेट्स, when I talk about Homeric epithets, it's a highly significant Homeric epithets. Homeric epithets एक ऐसा एपिथेट जो होमर, पोएट होमर ने यूज किया हुआ है, जैसे होमरिक सिमली है, ऐसे ही होमरिक एपिथेट्स है। होमरिक एपिथेट्स आर एडजेक्टिवल टर्म्स, यह जो है कैसा टर्म है, एडजेक्टिवल टर्म्स है। यूजुअली अ कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स, इसमें दो शब्दों का संयोग कंपाउंड होता है, यूजुअली अ कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स, लाइक दोज विच होमर इन हिज एपिक पोएम्स यूज्ड, जो कि होमर ने अपने एपिक पोएम में यूज किया था। अगर होमर के एपिक पोएम की बात होगी तो क्या नाम आता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर होमर के एपिक पोएम की बात आती है तो कौन सा नाम आता है, उनकी एपिक पोएम कौन सा रहा है, सर या So Iliad and Odyssey. Yeah, that's इलियड good. सर Iliad, yeah, Iliad and Odyssey. Iliad and Odyssey उनका होमिक पोएम, उनका वो रहा है, एपिक पोएम था। तो उन्होंने जिस तरह का एपिथेट यूज किया हुआ है, और जो कि एक एडजेक्टिवल टर्म है, कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स है, ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स, एडजेक्टिवल टर्म जो उन्होंने अपने होमरिक एपिक में यूज किया हुआ है, ऑल दिस थिंग। और ये चीज क्या करता है कि इट जस्ट रिफर्स टू अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ समवन, किसी भी आदमी के एक अलग जो है फीचर को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, चाहे वो समवन हो या समथिंग हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपिथेट होमर ने यूज किया उनके नाम पर उसको होमरिक एपिथेट कह दिया गया। तो जो एपिथेट है और जो होमरिक एपिथेट है वो अलग अलग चीज नहीं है, एपिथेट को भी एडजेक्टिव फ्रेज कहा गया, और जो आपका होमरिक एपिथेट है ये भी एडजेक्टिवल टर्म है, लेकिन चूंकि इसको होमर ने पहली बार यूज किया था इसलिए उनके नाम पर इसको क्या कहा गया, होमरिक एपिथेट्स कहा गया, और समथिंग। जैसे क्या है, फ्लीट फूटेड एक्किलेस, हम सबको पता है कि एक्किलेस एक कैरेक्टर है। एक्किलेस की खासियत बताने के लिए दो कंपाउंड वर्ड यूज किए गए, कौन सा, फ्लीट फूटेड एक्किलेस। एक्किलेस एक पर्सन है, उस पर्सन की खासियत को बताने के लिए दो कंपाउंड वर्ड यूज किए गए, वो कौन सा, फ्लीट फूटेड। जैसे यहाँ पे जियस एक कैरेक्टर है, प्रॉपर नाउन है, जियस की खासियत बताने के लिए बोल्ट हर्लिंग जियस, बोल्ट हर्लिंग जियस, ये टू कंपाउंड वर्ड, एक किसकी खासियत है, होमर के एपिथेट की खासियत है ये। द वाइन डार्क सी,
अगर आप देखेंगे सी की खासियत बताने के लिए द वाइन डार्क सी, वाइन और डार्क। बाद में क्या किया गया, बक मलिंगन, बक मलिंगन इन जेम्स जॉयसेस यूलिसिस, एक कैरेक्टर है जो जेम्स जॉयसेस यूलिसिस में पैरोडी द फार्मूला इन हिज रेफरेंस द स्नॉट ग्रीन सी, उन्होंने भी इसी तरह का वर्ड यूज किया हुआ है। सी की खासियत उन्होंने बताई है द स्नॉट ग्रीन सी, मतलब एक ये कहा गया कि एक और भी राइटर आए हैं जिनका नाम बक मुलिगन है, उन्होंने जेम्स जॉयसेस का यूलिसिस की पैरोडी तैयार किया और उसी पैटर्न पर वो फॉलो करते। व्हाट आई वांट टू से, बक मुलिगन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये पता होना है कि होमरिक एपिथेट्स किसके नाम पे, पोएट होमर के नाम पर, या क्या है, एडजेक्टिवल टर्म है, कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स है, जिसमें जो है क्या आप पाते हैं, यू फाइंड हियर कि अ, उसमें वो क्या करता है कि टू अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ समवन, किसी का डिस्टिंक्टिव फीचर बताने के लिए उसका यूज किया जाता है। फ्लीट फूटेड एक्लेस, जैसा ऑलरेडी आई टोल्ड यू देयर आर टू कंपाउंड वर्ड, फ्लीट और फूटेड। जियस का बोल्ट हार्टिंग, सी का वाइन डार्क, ऐसे ही बक मूलिंगर ने यूज किया था। तो आई थिंक यू गॉट इट, ऐसा इसमें कुछ अलग नहीं है, जो एपिथेट है वही होमरिक एपिथेट है, बस इसमें टू कंपाउंड वर्ड होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको होमर ने यूज किया था। अब जो सेक्शन ए चलने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी में मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ प्रोज का हिस्सा है। जैसे अभी तक आपने फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपने पढ़ा, जिसमें मैंने आपको, मुझे जहां तक याद है बैलड मैंने आपको पढ़ाया था, एपिक भी मैंने आपको पढ़ाया, और भी चीजें आई हुई थी। तो अब उसी में से ई सेक्शन चल रहा है, तो ई सेक्शन में ए से आया हुआ, तो आज आप पूरा फॉर्म्स ऑफ एसे के बारे में जानेंगे। जो है मतलब फॉर्म्स ऑफ प्रोज में एक टॉपिक है एसे। एसे जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है या इसकी क्या डिफिनेशन होती है। एसे का मतलब है एनी शार्ट कंपोजिशन, कोई भी छोटी सी रचना। सबसे पहला चीज की लॉन्ग कंपोजिशन नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, एनी शार्ट कंपोजिशन इन प्रोज, छोटी सी रचना जो प्रोज में है, एनी शार्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, जिसमें किसी मैटर को डिस्कस किया जाता है, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें एसेइस्ट अपने नजरिए को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करता है, परसुएड अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस, और हमें मजबूर करता है कि हम उसके थीसिस को, थीसिस माने यहाँ पे स्टेटमेंट को, कि वह जो कुछ भी उसमें बता रहा है हम उसको फॉलो करें, परसू करें, ऑन एनी टॉपिक, किसी टॉपिक पर, और सिंपली इंटरटेन, या वो सिंपली इंटरटेन के पर्पज से वहां भी ये चीज कहता है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो एसे है वह शार्ट कॉम्पोजिशन है, किसमें, प्रोज में। एनी शार्ट कॉम्पोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स, कोई एक शार्ट कॉम्पोजिशन होगा, प्रोज में होगा, दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, जिसमें हम किसी मैटर को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर। कोई भी अगर ऐसे होगा तो उसमें किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। आप स्टडीज है, आप रिवेंज है, तो इसका मतलब उसमें स्टडीज की बात चल रही है, आप रिवेंज में आप रिवेंज की बात चल रही है, आप मैरिज है, मैरिज की बात चल रही है, मतलब कुल मिला के कोई ना कोई एक उस पर टॉपिक होगा, उसी पे डिस्कस होगा। और उसमें राइटर क्या करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है उसका नजरिया क्या, वो क्या सोच रहा है, उस टॉपिक पर उसका क्या ख्याल है, वो अपना पूरा इजहार ख्याल करता है, परसुएड अस टू एक्सेप्ट, और हमको वह जब उस पे वो अपनी बात रखता है तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर कोई थीसिस, और सिंपली इंटरटेन, या वह सिंपली उसको इंटरटेन करता है। फिर यू फाइंड कि फॉर्मल एसे और आर्टिकल, जो एसे है वो दो तरह से होता है, सॉरी, एसे का टाइप अब बता रहा। पहला जो टाइप है वो क्या है, फॉर्मल एसे और आर्टिकल। फॉर्मल एसे को आर्टिकल भी कहा जाता है, ये 2005 में भी, और अभी हाल ही में 21 वाले में, या शायद उसके पहले पूछा गया था। तो जो फॉर्मल एसे है वही आपका आर्टिकल भी है। द फॉर्मल एसे आर आर्टिकल इज रिलेटिवली इम्पर्सनल। सबसे पहला चीज की फॉर्मल एसे या आर्टिकल जो होता है या इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल का मतलब कि राइटर अपने बारे में कोई बात नहीं कहता, अपनी कोई भी चीज राइटर
डायरेक्ट शेयर नहीं करता, बल्कि जिस टॉपिक को वह चुनता उसी पर वह बात करेगा, और इसी वजह से वह फॉर्मल होता है। वह अपनी बात नहीं बताएगा, अपने फैमिली मेंबर्स की बात नहीं बताएगा, अपने जीवन की चीजों को नहीं बताएगा, बल्कि वह एक टीचर जैसा बिहेव करेगा। इट मीन्स कि बेकन के जो एसेज हैं वो फॉर्मल एसेज रहे हैं, और उसमें क्या होता है, इम्पर्सनैलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। द आथर राइट्स एज एन अथॉरिटी, फॉर्मल ऐसे में आथर पूरी अथॉरिटी के साथ लिखता है, उसको पूरा अधिकार होता है। आर एट लीस्ट एज हाईली नॉलेजेबल, और वह दिखाता है कि जिस टॉपिक पर वह लिख रहा है उस पर उसको बहुत ज्ञान है। एंड एक्सपाउंड द सब्जेक्ट इन एन ऑर्डरली वे, और उस सब्जेक्ट का वह खुलासा करता है, एकदम क्रम से खुलासा करता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो फॉर्मल एसे को आर्टिकल कहा जाता है। फॉर्मल एसे में इम्पर्सनैलिटी या ऑब्जेक्टिविटी होती है। जो फॉर्मल एसे होता है उसमें ऑथर पूरी अथॉरिटी से लिखता है, वह हाईली नॉलेजेबल होता है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। बेकन का जो भी एसेज है वो फॉर्मल एसेज है, उससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एसे। इनफॉर्मल एसे जो होता है उसकी क्या खासियत होती है? इन द इनफॉर्मल एसे, जो इनफॉर्मल एसे होता है उसको फेमिलियर एसे कहा जाता है या पर्सनल एसे। जैसे फॉर्मल एसे को क्या कहा गया था, फॉर्मल एसे को आर्टिकल कहा गया था, वैसे ही इनफॉर्मल एसे को फेमिलियर या पर्सनल एसे कहा जाता है। द ऑथर अज्यूम्स अ टोन ऑफ इंटीमेसी, जो ऑथर है उसको इसमें टोन ऑफ इंटीमेसी नजर आता है। टोन ऑफ इंटीमेसी का क्या मतलब होता है कि ऑथर जो है रीडर से अपनी दोस्ती कर लेता है, और वह अपने जीवन की बात, जो मिलने जुलने वाले हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको वह खुल करके, जैसे कोई आदमी अपने दोस्त से सारी चीजें शेयर करता है, वैसे ही ऑथर इनफॉर्मल एसे में अपनी सारी बातें रीडर से शेयर करता है। इसके सबसे बड़े राइटर इंग्लिश में चार्ल्स लैम्ब है। चार्ल्स लैम्ब का चाहे आप देखिए ड्रीम चिल्ड्रेन हो, कॉन्वालिसेंट हो, 530 ईयर्स एगो हो, क्राइस्ट हॉस्पिटल हो, उन सब में उन्होंने अपना जिक्र, अपनी लाइफ का जिक्र, और अपने जो है फैमिली मेंबर, भाई का, दादी का, तमाम लोगों को उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो आई जस्ट टोल्ड यू कि जो फॉर्मल एसे उसको फेमिलियर एसे, सॉरी इनफॉर्मल एसे को फेमिलियर एसे, पर्सनल एसे कहते हैं। और आथर इसमें क्या करते हैं, इसमें इंटीमेसी जो है देखता है, स्थापित करता है रीडर के साथ। विद हिज ऑडियंस टेंस टू डील विद एवरीडे थिंग्स, वह अपने जीवन की हर चीज को यहाँ पे डील करता है, शेयर करता है। रादर देन विद पब्लिक अफेयर्स आर स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स, एंड राइट्स इन अ रिलैक्स्ड, सेल्फ रिविलेटरी एंड समटाइम्स विम्सिकल फैशन। वह क्या करता है, एकदम रिलैक्स होकर के, रिविलेटरी होकर के और विम्सिकल फैशन में वह पूरी की पूरी बात को रखता है, या सारी चीजों को शेयर करता रखता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इनफॉर्मल एसे। नाउ यू फाइंड पीरियडिकल एसे। जो पीरियडिकल एसे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या चीजें हैं? एसेज ऑफ द 18वीं सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी का एसे है, पब्लिश्ड इन जर्नल्स। ये जो है 18वीं शताब्दी, पहला क्वेश्चन यही आएगा, पीरियडिकल एसे कब आया? 18वीं सेंचुरी में आया। किसमें पब्लिश हुआ है? जर्नल्स में, मैगजीन्स में पब्लिश होता था। कब पब्लिश होता था? वीकली पब्लिश होता था या बाई मंथली होता था? बाई मंथली मतलब महीने में 2 बार, और वीकली हफ्ते में। किसमें पब्लिश होता था? जर्नल्स या मैगजीन्स में। ऐसे एसेज को पीरियडिकल एसेज कहा गया, क्योंकि वो एक पीरियड में, एक निश्चित टाइम में आते थे। जो द प्रोमिनेंट पीरियडिकल एसेज, जो प्रोमिनेंट पीरियडिकल एसेज थे, जोसेफ एडिशन है, रिचर्ड स्टील थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, जोनाथन स्विफ्ट, ईटीसी एक्स्ट्रा, ऐसे और सारे लोग रहे हैं। The Spectator, the Tatler, the Idler and the Rambler were the well-known journal. इन जर्नल्स में पीरियडिकल एसेज पब्लिश हुआ, द स्पेक्टेटर में, द टैटलर में, द आइडलर में और द रैम्बलर में। जो द स्पेक्टेटर, द टैटलर है, उसको जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील निकाले थे। जो द आइडलर और जो रैम्बलर है, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जर्नल था। ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है, पीरियडिकल ऐसे 18वीं शताब्दी में आया, यह हफ्ते में या महीने में 2 बार पब्लिश होता था, इसीलिए इसको पीरियडिकल ऐसे कहा गया। जर्नल्स और मैगजीन्स में पब्लिश होता था। जो प्रोमिनेंट पीरियडिकल एसाइज थे, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट थे। ये जो पब्लिश हुआ था किस जर्नल में? द स्पेक्टेटर में, द टैटलर में, द आइलर में, द रैम्बलर में, इसमें पब्लिश होता था। these 6 you see, these 6 you find. So now
यू केम टू नो अबाउट कि ये पीरियडिकल ऐसे, तो इनफॉर्मल ऐसे, फॉर्मल ऐसे एंड पीरियडिकल ऐसे। अब कुछ एसेइस्ट है जो मैंने इस शीट में शेयर किया, थोड़ा सा उनके बारे में, आप उनके बारे में जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो मॉन्टेन को लेते हैं। मॉन्टेन दुनिया के पहले एसेइस्ट थे, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर कभी क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एसे, तो फादर ऑफ एसे मॉन्टेन है। अगर ये क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो फ्रांसिस बेकन होंगे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। लेकिन फादर ऑफ एसे कौन है? मॉन्टेन। मॉन्टेन कहाँ के? फ्रांस के, इसीलिए इनको फ्रेंच एसेइस्ट कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मॉन्टेन जो कि फ्रेंच एसेइस्ट है, नोन एज फादर ऑफ एसे, उनको किसके नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ एसे के नाम से जाना जाता है। हु रोट एसाई, जिन्होंने एसाई लिखा, उनका जो भी उन्होंने एसे लिखा वो सारा एसे एसाई के नाम से पब्लिश हुआ, ESSAIS। और कब आता है? 1580 में, एसाई। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है एसे वर्ड कहाँ से आया है, एसे वर्ड फ्रेंच वर्ड एसाई से आया, ESSAI। कहीं कहीं पर एसआई की स्पेलिंग ए से भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एमएच अब्राहम ने ई का ही यूज किया है, आप ई का ही यूज करिएगा, लेकिन कहीं कहीं पर ए भी मिलता है। तो अगेन आई लाइक टू टेल यू कि मॉन्टेन फ्रेंच एसेइस्ट, नोन एज फादर ऑफ एसे, इन्होंने अपना जो भी एसे लिखा वो एसआई के नाम से पब्लिश हुआ 1580 में। और एसआई का मतलब होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना, अटेम्प्ट टू राइट समथिंग। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एसे का क्या मतलब होता है, एसे वर्ड फ्रेंच वर्ड एसाई से आया, इट मीन्स अटेम्प्ट टू राइट समथिंग and was meant to indicate the tentative and unsystematic nature of Montaigne's commentary। और इसमें क्या किया गया, मॉन्टेन ने जो कमेंट्री की थी, जो अनसिस्टमेटिक था, टेंटेटिव था, ऐसे टॉपिक उन्होंने लिया, जैसे ऑफ इलनेस को उन्होंने लिया, ऑफ स्लीपिंग लिया, इन सब चीजों को उन्होंने लिया। इन कंट्रास्ट टू फॉर्मल एंड टेक्निकल ट्रीटाइजेस, इनका जो एसे था वो फॉर्मल नहीं था, क्योंकि बेकन फॉर्मल एसेइस्ट रहे, लेकिन मॉन्टेन का जो पैटर्न था वह कौन सा था? वह इनफॉर्मल एसे का था। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेन ने जो एसेज लिखा वो किस पैटर्न पर आधारित था? इनफॉर्मल। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी रीडर से इंटीमेसी की, उन्होंने भी अपने बारे में बताया, अपने अनुभवों को शेयर किया, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ही वॉज एन इनफॉर्मल एसेइस्ट, पर्सनल एसेइस्ट आप कह सकते हैं, या इंटीमेसी उन्होंने रीडर से शेयर किया, दिस थिंग। और उनको फादर ऑफ एसे कहा जाता है, और वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। दूसरे हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखिए, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। रोड फॉर्मल एसे, इन्होंने जो एसे लिखा वो कौन सा लिखा? फॉर्मल एसे लिखा। माइनस सब्जेक्ट कितने एसे लिखे? 58 एसे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बेकन ने टोटल कितने एसे लिखे? 58 एसे लिखे हुए हैं। जो कब पब्लिश हुआ है? 1597, 1612, 1625, 3 बार में पब्लिश हुआ है। 1597, 1612 और 1625 में पब्लिश हुआ है इनका एसे। पहली बार 38 आया है, फिर दूसरी बार जो है आपका 10 आया है, 38, 10, 48, और फिर उसके बाद 10 आया हुआ। नहीं सॉरी, पहली बार 10 आया, 10, 38, 10, 10, 38, 10 आया हुआ है। और उनके ऐसे की खासियत क्या है? एफोरिज्म, प्रैक्टिकल विजडम, एपिग्रामेटिक सेंटेंसेस एंड एल्यूजन्स आर द बेसिक फीचर्स ऑफ हिज एसेज। ये उनके एसेज की खासियत रही है। तो व्हाट डिड आई टेल यू कि जो उनका एसेज है, एफोरिज्म, एफोरिज्म पूछा जा चुका है, गागर में सागर बनना, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहना, या उनकी स्टाइल भी थी एफोरिस्टिक स्टाइल। प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान, एपिग्रामेटिक सेंटेंसेस एंड एल्यूजन्स आर द बेसिक फीचर्स ऑफ हिज एसेज। सो यू फाइंड कि जिन जिन चीजों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप उन सारी चीजों को देख रहे हैं कि हाँ ये चीजें रही है। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई टॉक अबाउट these things are these basic features, तो और क्या क्या चीजें रही है कि बेकन का ये ऐसे, उनका ये तरीका। एक और राइटर को जो मैंने लिया थोड़ा सा उनके बारे में, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। प्रिंस एमंग एसेइस्ट किसको कहा जाता है? जो एसेइस्ट है उनके बीच का राजकुमार, ये टाइटल इनको
ह्यूज वॉकर ने दिया था। कौन आदमी ने दिया था? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ह्यूज, HUGH, ह्यूज वॉकर। ये जो टाइटल दिया था ह्यूज वॉकर ने दिया था प्रिंस एमंग एसाइश में 1597, 1612, 1625 में ये आया हुआ है, ह्यूज वॉकर ने इसको दिया था। तो दीज वर द थी। और ये किसके लिए फेमस है? इनफॉर्मल एसे के लिए फेमस है। और एक कॉलेज के दोस्त थे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, इनका ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आप लोगों ने पढ़ा है। So these were the points which I shared with you today. I think you enjoyed it. Again, I would like to tell you कि 3 राइटरों पर बात हुई है, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब, मॉन्टेन पर बात हुई है। उसके अलावा जो हमने बात किया है वो एसे का टाइप्स पे बात किया है, एपिथैलेमियन को मैंने लेकर के बात किया है। सो जो भी आपको जैसा भी क्लास लगेगा, यू हैव टू शेयर या यू हैव टू गिव योर फीडबैक। आपको अपना फीडबैक दे सकते हैं ग्रुप में। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो नाउ इट्स योर टाइम, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम आपसे समय पाए हैं, मुखातिब हो रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि अब हम लोगों की फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल बातें होंगी। तो